नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दरबार में सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही सीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सुबह से ही फरियादी सीएम योगी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीएम जनता दरबार में पहुंचे, मानो कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो गया हो। सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से फरियादी आए हुए थे। सीएम ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी। आप ये वीडियो देखिए। घर में इनकी व्यवस्था करो। कहाँ से आए? क्या हो गया है? कौन बंद किया है? कब से बंद किए हैं? चलो अभी हम कार्रवाई कराते हैं। बढ़िया करे शादी हो गया, उसी में लगाओ, कार्रवाई करो। कहाँ से आए? क्या है? क्या चाहते हैं? इनको कहीं व्यवस्था करो, मकान की व्यवस्था करो। हमें कहाँ से हैं? क्या है? आइए। कहाँ से हैं? क्या है? नहीं हुआ है। इसको देखें, कनेक्शन दिलाओ इनको, कनेक्शन दिलाओ। कहाँ से हैं? क्या हो गया? क्या है? कहाँ उपचार करा रहे हैं? कार्रवाई कहाँ से? क्या है? मऊ में हुआ। अभी तक सारे चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि देश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी चर्चाओं का हिस्सा बनाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भारत माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना से भर जाए। एकता यात्रा और वंदे मातरम सामूहिक गायन का कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को देश भर के हर जिले में रन फॉर यूनिटी के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा ने भी महान वल्लभ भाई पटेल के जीवन और कार्यों पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया था। सरकारी स्तर पर भी कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। चाहे स्वदेशी की बात हो या फिर आत्मनिर्भरता की, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों को संबोधित करने वाली पहल को आगे बढ़ाया गया है और साथ ही देश भर में व्यापक जन जागरण अभियान भी चलाए गए हैं। वहीं बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तराखंड के लोगों को राज्य के 25वीं स्थापना दिवस पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पौराणिक परंपराओं की पावन धरा, पवित्र स्थलों से समृद्ध देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ये राज्य सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बन रहा है। बाबा श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना है कि भारत का ये मुकुटमणि विकास के सुपथ पर सतत गतिमान रहे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंक का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ डॉक्टर चला रहे थे। फरीदाबाद में उनके ठिकाने से 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 राइफलें बरामद की गई हैं। इस मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल को पकड़ा गया है। आदिल अहमद अनंतनाग और शकील पुलवामा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस टेरर नेटवर्क में एक और डॉक्टर शामिल है जो अभी फिलहाल भागा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने ये सारा तबाही का सामान स्टोर करके रखा हुआ था। आदिल अहमद अनंतनाग के जेएमसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है। वहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। सुरक्षा एजेंसियों लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, आखिर उनका क्या टेरर प्लान था और उनके टारगेट पर कौन से इलाके थे। रविवार को ही गुजरात एटीएस ने भी 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक हैदराबाद का एमबीबीएस डॉक्टर है।
उसका आईएसआई से कनेक्शन भी मिला है। आतंकियों से क्या क्या मिला है आपको बताते हैं। कारतूस की 3 मैगजीन, 8 बड़े और 3 छोटे सूटकेस से भरे विस्फोटक, एक असॉल्ट राइफल मिली है, एक AK-47 मिली है, 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिला है। और 15 दिनों से चल रहा था हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ये ऑपरेशन। 20 टाइमर, बैटरी और अन्य उपकरण भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। तो इस पर क्या अपडेट रहेगी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आज की आखिरी खबर जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि संघ किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है। संघ केवल नीतियों का समर्थन करता है, न कि पार्टियों का। उन्होंने कहा कि संघ की सोच समावेशी है और यही हमारी कार्यशैली है। मोहन भागवत ने आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघ की शाखा में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि कौन आखिर क्या है। हम सब भारत माँ के पुत्र। ये पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति है, इस पर मोहन भागवत ने कहा कि संघ में जाति, धर्म या पंथ के आधार पर कोई रोक नहीं है। संघ में किसी ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं है, किसी अन्य जाति को भी अलग से मान्यता नहीं है। कोई मुसलमान अनुमति के आधार पर नहीं है, ना ही कोई ईसाई संघ में अलग पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है। केवल हिंदू के रूप में लोग स्वीकार होते हैं। भागवत ने कहा कि धार्मिक अलगाव से ऊपर उठकर एकीकृत हिंदू समाज के सदस्य के रूप में किसी भी धर्म के लोग आरएसएस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सभी मजहबों के अनुयायियों का स्वागत है, बशर्ते कि वह भारत माता के बेटे के रूप में शामिल हो। मोहन भागवत ने आगे कहा कि अलग अलग संप्रदाय के लोग, मुसलमान, ईसाई या कोई भी संप्रदाय हो, संघ में आ सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक अलग पहचान बाहर ही छोड़ कर आए। संघ अपनी दैनिक शाखाओं में आने वाले किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति नहीं पूछता। मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते और ना ही पूछते हैं कि वो कौन है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। संघ इसी तरह काम करता है। उन्होंने ये टिप्पणी आरएसएस के ही एक कार्यक्रम के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन स्टेटस, राजनीतिक झुकाव और अन्य धर्मों के साथ संबंधों पर भी कई सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस नेताओं की ओर से उठे इन सवालों पर, जिनमें आरएसएस के रजिस्ट्रेशन स्टेटस और फंडिंग के स्रोतों पर शंका जताई गई थी, इस पर भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास जाकर पंजीकरण करवाते? उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। आपको क्या लगता है, मोहन भागवत की क्या ये प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी क्या, या उनका कहना सही था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बड़ी खबर के साथ।